हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। एक्चुअली आज 27 जुलाई है। 27 जुलाई आज ही के दिन उनकी डेथ हुई थी 2015 में शिलोंग में, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में, जब वो एक स्पीच दे रहे थे। तो आज उनके पुण्यतिथि पर मैं उनके बारे में कुछ अनोखी कहानियाँ और उनके बारे में कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। उनके स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बताऊंगा, उनके स्टडी के बारे में बताऊंगा और बहुत बहुत कुछ है सेशन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। आज पुण्यतिथि पर मैंने स्पेशल सेशन रखने के बारे में सोचा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत एनर्जेटिक सेशन होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आपको बहुत यूनिक चीज़ें पता चलेंगी। पहली चीज़, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम में। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम इंडिया में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 शिलोंग। ये इंडियन साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे, और जिन्होंने एक बहुत लीडिंग रोल प्ले किया हमारे मिसाइल को डेवलप करने में, हमारे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लीड करने में या उसको एक चरम तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने इंडिया का एज अ प्रेसिडेंट भी वर्क किया। प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने काम किया, मतलब प्रेसिडेंट थे 2002 से लेकर 2007 तक। कलाम साहब ने अपनी डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अर्जित की 1958 में। उसके बाद इन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन कर लिया। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ को ज्वाइन किया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बाद 1958 में। और 1969 में इन्होंने इसरो को ज्वाइन कर लिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां ये प्रोजेक्ट एसएलवी थर्ड को ये लीड कर रहे थे। थर्ड को ये क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे या डायरेक्टर थे इसके। फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था, या फर्स्ट सैटेलाइट जो व्हीकल था, वो दोनों डिजाइन की गई थी। जो एसएलवी, देखिए, जो प्रोजेक्ट था एसएलवी थर्ड का और जो सैटेलाइट लॉन्चर था पहला, वो दोनों प्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। उसको डिजाइन भी इंडिया में किया गया था। और इन्होंने फिर से, मतलब 1969 में तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए किसको ज्वाइन किया था? इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद फिर से दोबारा 1982 में इन्होंने फिर से डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया। 1982 में फिर से क्या ज्वाइन कर लिया? डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया। कलाम ने प्लान किया था एक प्रोग्राम का, जो बहुत सारे नंबर ऑफ सक्सेसफुल मिसाइल इन्होंने प्रोड्यूस किया, और इसी वजह से इनका नाम ही पड़ गया मिसाइल मैन। इन्होंने ये नाम अर्न किया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मिसाइल को प्रोड्यूस किया, बनाया और उनका सफलतापूर्वक टेस्ट किया। अच्छा, इन सक्सेसफुल मिसाइल में ही एक थी अग्नि, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, और जिसको इनकॉर्पोरेट किसके द्वारा किया गया था? एसएलवी थर्ड, जिसको भी किन्होंने बनाया था? अब्दुल कलाम में, इसरो में। आपको पता होगा इसरो में इसी के वो डायरेक्टर थे एसएलवी थर्ड के। और ये लॉन्च हुआ था 1989 में। ये लॉन्च कब हुआ था? 1989 में। चलिए थोड़ा सा मैं और आगे आपको बता देता हूँ। एक्चुअली बेसिक स्टोरी यही थी जो मैंने आपको सुनाई, जो एक क्विक जो बायोग्राफी होता है वो मैंने आपके सामने रिव्यू किया। अब मैं कुछ स्टोरी आपको सुनाऊंगा जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है। डेफिनेटली आपको ये सुनने के बाद एक अलग सा फील होगा।
एक्चुअली ये बात तब की है जब ये वर्क कर रहे थे अपने डीआरडीओ में, तो ये एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो लगभग देखिए, जब प्रोजेक्ट काम चल रहा था तो 70 साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। लगभग 70 साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अच्छा, उस दिन की बात है, उस दिन 70 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट ने या एक वैज्ञानिक ने कलाम जी से 5:30 बजे छुट्टी मांगी थी कि उन्हें 5:30 बजे छुट्टी दे दीजिएगा, ताकि वो अपने बच्चे को प्रॉमिस किए थे एग्जीबिशन ले जाने के लिए, एग्जीबिशन का प्रदर्शनी दिखाने के लिए। तो कलाम जी ने ठीक है कहा, परमिशन दे दिया। मतलब फिर से समझ लीजिए, एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, उसमें लगभग 70 साइंटिस्ट थे, उसमें से एक साइंटिस्ट ने ये कहा कलाम जी से कि उन्हें 5:30 बजे छुट्टी दे दी जाए शाम को, ताकि वो अपने बच्चे को जो प्रॉमिस किए थे एग्जीबिशन प्रदर्शनी ले जाने के लिए, उसको वो ले जा सके। कलाम जी ने परमिशन दे दी कि ठीक है, आप 5:30 बजे चले जाइएगा। हाउएवर हालांकि साइंटिस्ट इतने बिजी हो गए उस काम में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि 5:30 कब हुआ। और उस साइंटिस्ट जिन्होंने छुट्टी मांगी थी, उन्हें 8:30 बज गए, तब उन्हें ये याद आया कि उन्हें तो 5:30 बजे अपने बच्चे को लेकर एग्जीबिशन में जाना था। तो जब उन्होंने बॉस को देखा तो बॉस भी 5:30 पर चले गए थे, वहाँ पर कोई नहीं था। उन्हें बहुत डिसपॉइंटेड महसूस हुआ, बहुत उनको फील हुआ कि उन्होंने बहुत गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने किड्स से, मतलब अपने बच्चे से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें 5:30 बजे प्रदर्शनी के लिए ले जाएंगे। अब इसके आगे की कहानी आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे। जब ये साइंटिस्ट घर पहुंचते हैं, अपनी वाइफ से पूछते हैं, पूछते हैं तो वो उत्तर देती है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा मैनेजर आया था 5:15 पर, 5:15 पर, और बच्चे को ले गया है एग्जीबिशन दिखाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम कितना ख्याल रखते थे अपने वर्कर का। उसे 5:30 बजे जाने को ऑर्डर दिया था, लेकिन वो काम में इतना व्यस्त हो गया कि वो बता ही नहीं पाया। तो इन्होंने खुद से याद रखकर खुद उनके घर गए और बच्चे को अपने मैनेजर के द्वारा एग्जीबिशन दिखाने के लिए भेजा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि वो कितने अच्छे थे अपने जो भी वर्कर के प्रति। कलाम जी ने ये देखा कि 5 जब बज रहे थे तो वो व्यक्ति जिसने छुट्टी मांगी थी 5:30 बजे की, वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज था काम में, बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। तो उन्हें लगा कि इनको डिस्टर्ब करना अभी ठीक नहीं है, इन्होंने प्रॉमिस किया था तो प्रॉमिस को मैं पूरा कर देता हूँ। और फिर फाइनली वो जाकर इस काम को पूरा किए अपने वर्कर के बच्चे के लिए। चलिए दूसरी स्टोरी में आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था डीआरडीओ में एक चल रहा था कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था डीआरडीओ का, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हमारे आसपास नहीं चाहिए, या इस बिल्डिंग के आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो टीम ने ये बताया कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस सिर्फ एक ब्रोकन ग्लास लगा हुआ है उसके फेंस पर। फेंस का मतलब 4 दीवारी पर ब्रोकन ग्लास लगा हुआ, टूटे टूटे कांच ऐसे जो लगा दिए जाते हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। आपको पता है, ये बात सुनकर डॉक्टर कलाम जी को बहुत गुस्सा है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इसको तुरंत यहाँ से हटाओ। इससे क्या होगा, जो बर्ड होंगी उनको ये उनके पैर में धंस जाएंगी और इससे वो उनको प्रीच करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा समस्या को झेलना पड़ सकता है। एक पॉलिटिशियन वो होता है जो बर्ड के बारे में अपने लोगों से ज़्यादा सोचता है, अपने लोगों से ज़्यादा किसके बारे में सोचता है, पक्षियों के बारे में। वो एक पॉलिटिशियन होता है। तो आई होप आपको सेकंड स्टोरी भी समझ में आएगी। उनके हम्बलनेस के बारे में आपको पता चला होगा, कितने वो काइंडनेस पर्सन थे। काइंडनेस का मतलब आप सोचिए, उन्होंने अपने जो भी उनका वाल पर वो कांच लगे हुए थे उसको उन्होंने निकलवा दिया और फिर समझाया कि जो पॉलिटिशियन होता है वो अब सिर्फ अपने जनता का ही ख्याल नहीं रखता है, उसके साथ साथ पेड़ पौधे पक्षियों का भी ख्याल रखता है। चलिए मैं आपको थर्ड नंबर बताता हूँ, थर्ड स्टोरी। एक्चुअली एक बच्चे ने, क्या हुआ था, एक 6 साल का बच्चा था। उसने क्या किया, कलाम जी की स्केच बनाई और उनकी किताब पढ़ने के बाद विंग्स ऑफ फायर, आपको पता है विंग्स ऑफ फायर उन्हीं की किताब है, कलाम जी की।
तो उसको पढ़ने के बाद उसने एक पिक्चर बनाई कलाम जी की और उसने अपने फैमिली को दिखाया, तो फैमिली वालों ने बहुत प्रशंसा किया कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो तुम्हें प्रेसिडेंट साहब को भेजना चाहिए, इतना अच्छा तुमने बनाया है। तो लड़का थोड़ा सा पहले हेजिटेंट हुआ, मतलब थोड़ा सा अटपटा उसे महसूस हुआ कि प्रेसिडेंट को भेजना इट इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क, लेकिन फिर भी उसने मेल कर दिया या भेज दिया। और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब आगे क्या होगा, हमने तो भेज दिया बट क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि लगभग एक हफ्ते बाद उसे एक लेटर मिलता है प्रेसिडेंट से, उसे एक लेटर मिलता है प्रेसिडेंट से, और जब वो उसको ओपन करता है, इन्वेलप को या लिफाफे को ओपन करता है, तो उसमें ये लिखा रहता है, डियर नमन नारायण, थैंक्स यू फॉर योर नाइस ड्राइंग, आपको धन्यवाद आपकी ड्राइंग के लिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम हो सकता है क्या, या इतने हम्बलनेस, इतने काइंडनेस हो सकते हैं क्या कि हर किसी के बारे में ख्याल रख पाएँ। और आज भी ये लेटर इनके पास सेफ है, नमन नारायण के पास आज भी ये कार्ड सेफ है, जिसको एज अ रिप्लाई में डॉक्टर कलाम ने इनके पास भेजा था, इनके जो भी इनका ड्राइंग थी उसके उत्तर में। तो आप सोचिए एक प्रेसिडेंट अगर एक बच्चे जो कि 6 क्लास का बच्चा है उसका रिप्लाई देने के लिए वो खुद एक लेटर देते हैं जिसमें थैंक यू लिखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी महान शख्सियत वो थे। चलिए एक और लास्ट स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ था, जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, उन दिनों की बात है, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे तो उन्हें एक इवेंट में जाना था राजभवन, केरला राजभवन में, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है। उसके राजभवन में उनका एक मीटिंग थी, या कह सकते हैं एक उनको इनविटेशन मिला था, वहाँ जाना था। और उसके साथ उन्हें मतलब प्रेसिडेंट को किन्हीं 2 लोगों को प्रेसिडेंशियल गेस्ट बनाकर लाना था। मतलब प्रेसिडेंट के साथ 2 और लोग जो कि प्रेसिडेंट के साथ गेस्ट होंगे, 3 लोग, 2 इनके साथ और एक प्रेसिडेंट खुद, मतलब डॉक्टर कलाम एक, उनके साथ साथ 2 उनके मित्र जिनको वो लाते हैं। तो अब आप सोचिए किनको ये ले गए थे अपने इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। अब 2 दोस्त जो इनके थे डॉक्टर कलाम जी के, वो एक था कॉबलर था, कॉबलर मतलब मोची जो जूते बनाता है, और एक छोटे से होटल का ऑनर था। ये 2 लोग प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के साथ में गए थे एज ए चीफ गेस्ट होकर। आप सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद कलाम जी की सोच कैसी थी, आप सोच सकते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब सबसे बड़ी पद होती है। आज ऐसा कोई कर सकता है क्या? आज तो यही सोचेंगे, आज तो यही सोचने लगेंगे कि इसमें तो उनकी इज्जत ही चली जाएगी अगर एक कॉबलर का मतलब जूता सीने वाला उनके साथ होगा तो। अब सोचिए उस दौरान जब वो प्रेसिडेंट थे, मतलब इंडिया के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर थे, उस दौरान उन्होंने अपने 2 चीफ गेस्ट में नाम किसका लिखा था? एक कॉबलर जो कि एक जूता सीता है, और एक होटल, छोटे से होटल का ऑनर। क्यों? एक्चुअली ये जब केरला में रहते थे तो सबसे नज़दीक इन्हीं दोनों के थे, मतलब जब भी उनके बात शेयरिंग होती थी तो इन्हीं दोनों के साथ, इन दोनों लोग के साथ वो अपनी बातों को शेयर करते थे। तो उन्हें एक्चुअली केरला में ही अटेंड करना था। तो अब सोचिए केरला में अटेंड करना था, तो उन्होंने सोचा कि इसी बहाने एक ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो कि जनरली जिनको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो आप इनके थॉट प्रोसेस को आप जान ही गए होंगे। अच्छा, क्या कोई और पॉलिटिशियन ऐसा कर सकता है कि आप सोच सकते हैं? वो तो जनरली अपने फैमिली मेम्बर को ले जाएगा या किसी और पॉलिटिशियन को ही ले जाएगा। बट आप उदारता देखिएगा। तो ऐसी ऐसी बातें जो आपने आज तक सुनी ही नहीं थी, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको मैं एक लेक्चर में तो कवर ही नहीं कर सकता हूँ, इतने महान शख्सियत के बारे में। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो उनसे नफ़रत कर सके। पूरे इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो उनसे नफ़रत कर सके। उनकी काबिलियत ऐसी थी, या उनकी जो भी पर्सनालिटी ही ऐसी थी, और उन्होंने ऐसे काम किए, आप सोच सकते हैं कि भारत को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और एज अ प्रेसिडेंट भी 11th प्रेसिडेंट के रूप में काम किया 2002 से लेकर 7 तक। और अटल बिहारी जी के कार्यकाल में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। जब फर्स्ट टाइम ये अटल जी की मुलाकात होती है APJ अब्दुल कलाम से,
इंदिरा गांधी जी के ऑफिस में, इंदिरा गांधी जी के ऑफिस में। तो यहाँ मिलते ही अटल जी कलाम जी को गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी महान शख्सियत बहुत ही रेयर में जन्म लेती हैं। और फिर यहीं से फैसला किया था अपनी सरकार में इनको प्रेसिडेंट बनाने का। और जैसे ही बाद में इनकी सरकार बनती है अटल जी की, वो प्रेसिडेंट के नाम में एपीजे अब्दुल कलाम जी को रिकमेंड कर देते हैं। आपको पता है जब इनके पास फ़ोन करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के पास, तो ये कहते हैं कि मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए सोचने के लिए कि ये जो प्रस्ताव है प्रेसिडेंट का मैं उसको मानूँ या ना मानूँ। हालांकि 1 घंटे बाद ये इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और भारत के 11वें प्रेसिडेंट के तौर पर 5 सालों तक अपना दायित्व पूरे कर्तव्य के साथ निभाया। तो ये और थोड़ी सी बात थी, बाकी और बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं इनके बारे में और बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा आगे आपको। आज इनकी पुण्यतिथि थी तो हमें लगा कि इनको एक ट्रिब्यूट छोटा सा देना चाहिए। 27 जुलाई 2015 में इनकी डेथ हुई थी शिलोंग में। तो आई होप आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ये सुनकर, ये जानकर जो भी मैंने इनके बारे में बताया। ही वॉज अ ग्रेट मैन, और थे, हैं और रहेंगे हम लोग के साथ, हम लोग के दिल में, और पूरे भारत के लोगों के लिए वो बहुत ही महान थे और महान हैं और रहेंगे भी। चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। दिस इज़ विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।